एक वक्त था जब खेतों में बीज बोने के बाद इंसान सिर्फ आसमान की तरफ देखता था। हाँ, पूरी तरह से मानसून के भरोसे। बिल्कुल। मतलब खेती पूरी तरह से मानसून की एक अनिश्चित दया पर निर्भर थी। अगर काले बादल घिराए और बारिश हो गई तो गांव में जश्न का माहौल होता था। और अगर नहीं हुई तो बस सूरज आग उगलता रहता था और सूखा पड़ जाता था। मतलब अकाल और तबाही के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। लेकिन आज देखिए। हाँ, आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। आज आसमान में बादलों से ज्यादा ड्रोन दिखाई देते हैं। मतलब सोचिए, एक ऐसा ड्रोन जो हवा में उड़ते हुए खेत के एक एक पौधे की सेहत का डेटा, मिट्टी की नमी, ये सब सीधे किसान के स्मार्टफोन पर भेज रहा है। क्या बात है। तो लकड़ी के एक साधारण हल से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का ये जो सफर है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांगों में से एक है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, ये छलांग कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे दशकों का एक बहुत गहरा संघर्ष है। मतलब वैज्ञानिक प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला और कुछ बेहद कठिन राजनीतिक नीतियां रही हैं। हम जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, हाँ, उसने केवल बीज बोने का तरीका नहीं बदला, बल्कि उसने भारत के पूरे सामाजिक ढांचे, हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारी मिट्टी के डीएनए तक को बदल कर रख दिया है। सही बात है। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम इसी यात्रा की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हमारे सामने जो स्रोत है, भारतीय कृषि का ब्लूप्रिंट, अकाल से एआई तक का सफर, ये एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्रोत केवल सफलताओं के गीत नहीं गाता। बिल्कुल नहीं। और आज हमारा मिशन भी यही है। हम समझेंगे कि कैसे भारतीय कृषि ने अकाल के उस भयानक अंधेरे से निकलकर प्रचुरता हासिल की। लेकिन हम सिर्फ उत्पादन के आंकड़ों पर नहीं रुकेंगे। हमें उन छिपे हुए नुकसानों की भी पड़ताल करनी होगी जो इस प्रचुरता के साथ आए। एकदम सही। और ये भी समझेंगे कि भविष्य की ये जो स्मार्ट खेती है, ये हमारी थाली और उस अन्न को उगाने वाले किसान के जीवन को असल में कैसे बदलने वाली है। और हाँ, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हम इस पूरे विश्लेषण में पूरी तरह तटस्थ रहेंगे। बिल्कुल, हम किसी राजनीतिक पक्ष या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा काम बस स्रोत में दी गई जानकारी और उसके परिणामों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए मुझे लगता है हमें स्वतंत्रता से ठीक पहले के दौर में जाना होगा। हाँ, उस समय की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। उस समय कृषि कोई मुनाफे का व्यवसाय नहीं था। सिर्फ पेट भरने का जरिया था। बिल्कुल, ये पूरी तरह से निर्वाह कृषि थी, जिसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। किसान केवल इसलिए हल चला रहा था ताकि उसके घर के लोगों का पेट भर सके। व्यापार या निर्यात जैसे शब्द तो आम किसान की डिक्शनरी में थे ही नहीं। और उपकरण भी तो वही थे जो सदियों से चले आ रहे थे। हाँ, बैलगाड़ी, दराती और लकड़ी का हल। और बुनियादी ढांचे का तो पूरी तरह से अभाव था, है ना। मतलब अगर मानसून विफल हो गया तो कोई बैकअप प्लान नहीं था। कोई बैकअप नहीं था, ना पर्याप्त नहरें थीं, ना कोई बड़े बांध। ये तो एक ऐसा जुआ था जिसमें हारने का मतलब सीधा भूखमरी था। और मुझे लगता है इसी हताशा ने 1960 के दशक में एक नए युग की नींव रखी, जिसे हम पहली हरित क्रांति कहते हैं। बिल्कुल। इस पूरी क्रांति को अगर हम एक एनोलॉजी से समझें तो ये ऐसा था जैसे किसी किसान की पुरानी जंग लगी साइकिल को छीनकर उसके हाथ में सीधे एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की चाबी दे दी जाए। ये बहुत ही सटीक एनोलॉजी है ना? वो F1 कार असल में वो नए चमत्कारिक बीज थे, हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV बीज, जैसे चावल में IR8 और गेहूं में कल्याण सोना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। पेंच ये है कि आप एक फॉर्मूला 1 कार को उबड़-खाबड़ गांव की कच्ची सड़क पर नहीं चला सकते। एग्जैक्टली। उस कार को चलाने के लिए 2 और चीजों की सख्त जरूरत थी। पहला था खास तरह का उच्च ऑक्टेन फ्यूल, मतलब रासायनिक उर्वरक। बिल्कुल। और दूसरा था एक बिल्कुल नया चिकना रेस ट्रैक, यानी एक निरंतर और गारंटीड सिंचाई व्यवस्था। विज्ञान ने जो ये उच्च उपज वाले बीज तैयार किए थे, वे अत्यधिक नाजुक थे। उन्हें जीवित रखने के लिए लगातार पानी और कीड़ों से बचाने के लिए भारी मात्रा में कीटनाशकों की जरूरत थी। अगर आपके पास बीज है लेकिन पानी नहीं है तो सब खत्म। लेकिन एक सवाल जो अक्सर इस तकनीकी चमत्कार के बीच कहीं दब जाता है,
वो ये है कि क्या हमारा उस समय का किसान इस फॉर्मूला 1 कार को अफोर्ड कर सकता था? यहीं पर वो तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ आता है। सरकारी नीति? हाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सरकारी नीतियां। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सरकार के हस्तक्षेप के बिना वे चमत्कारिक बीज लैबोरेटरियों से निकलकर खेतों तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। मतलब उनका दाम बहुत ज्यादा था? इसलिए सरकार ने भारी सब्सिडी दी, नहरों का जाल बिछाया और सबसे अहम कदम उठाया, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की शुरुआत। अच्छा, तो एमएसपी का आइडिया यहीं से आया? जी, एमएसपी ने किसान को एक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक सुरक्षा दी कि अगर वो इन महंगे बीजों को बोने का जोखिम उठाता है तो सरकार उसकी फसल एक तय दाम पर जरूर खरीदेगी। तो ये सिर्फ एक बीज का बदलाव नहीं था, बल्कि एक पूरा पैकेज डील था जिसने भारत के बंजरपन को उत्पादन के एक विशाल विस्फोट में बदल दिया। बिल्कुल, और इस पैकेज डील को आकार देने वाले दिमाग भी उतने ही दिलचस्प हैं। हाँ, हम अक्सर सिर्फ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुनते हैं, जिन्हें इन चमत्कारिक बीजों के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। हाँ, बोरलॉग वैश्विक जनक थे, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में बोरलॉग के वे मैक्सिकन गेहूं के बीज सीधे हमारे खेतों में काम नहीं कर सकते थे। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारी जलवायु अलग थी। यहीं पर डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का तकनीकी कौशल काम आया। उन्होंने बोरलॉग के बीजों को लिया और उन्हें भारत की कठोर जलवायु के अनुसार जेनेटिक रूप से ढाला। इसी प्रक्रिया से कल्याण सोना और IR8 जैसे बीजों का जन्म हुआ। लेकिन लैब से खेत तक का रास्ता वो किसी राजनेता के बिना तय नहीं हो सकता था। और वो राजनेता थे तत्कालीन कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम। बिल्कुल सही। उन्होंने ही एमएसपी और सब्सिडी का वो पूरा ढांचा तैयार किया जिसने इस प्रयोग को जमीन पर उतारा। ये सच में अद्भुत है कि कैसे एक अमेरिकी वैज्ञानिक, एक भारतीय अनुवांशिकीविद और एक दूरदर्शी राजनेता ने मिलकर देश की भूख का इलाज खोज लिया। हाँ, और जब इस उत्पादन का सैलाब आया तो एक अमेरिकी अधिकारी थे विलियम गॉड। उन्होंने इसे देखकर पहली बार कहा था ये तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन है। और इसके परिणाम भी चमत्कारी थे। मतलब भारत जो कभी शिप टू माउथ अर्थव्यवस्था कहलाता था, यानी विदेशों से जहाज में अनाज आता था तब यहाँ लोगों का पेट भरता था। वो देश अचानक आत्मनिर्भर बन गया। अकाल का खतरा जो हमेशा एक तलवार की तरह लटका रहता था वो दूर हो गया। बिल्कुल, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भारी निवेश हुआ, बाजार बने, सड़कें बिछी। ये वो तस्वीर है जिसे हम अक्सर किताबों में दिखते हैं, अनाज के ऊंचे पहाड़ और भरे हुए गोदाम। हाँ, लेकिन एक लेकिन है यहाँ। बहुत बड़ा लेकिन है। जब हम स्रोत के अनुसार गहराई में उतरकर उन परिणामों का विश्लेषण करते हैं जो कुछ दशकों बाद उभर कर सामने आए, तो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर बनती है। सही कहा। जिस मशीनरी ने उत्पादन को बढ़ाया उसने रातों रात लाखों खेत मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। जिन रसायनों ने कीड़ों को मारा वे हमारी मिट्टी को भी मारने लगे। मैं जानना चाहता हूँ, क्या हम इस मिट्टी के मरने की प्रक्रिया को थोड़ा और खोलकर समझ सकते हैं? जरूर। देखिए, मिट्टी कोई निर्जीव फैक्ट्री नहीं है कि आपने एक तरफ से रसायन डाला और दूसरी तरफ से अनाज निकल आया। मिट्टी एक बेहद जीवंत इकोसिस्टम है। इसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, केचुए होते हैं। जब खेतों में अंधाधुंध यूरिया और रासायनिक कीटनाशक डाले गए तो उन रसायनों ने मिट्टी के इस प्राकृतिक इकोसिस्टम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मतलब केंचुए मर गए? हाँ, केचुए मर गए और इससे मिट्टी धीरे धीरे सख्त होके सीमेंट जैसी होने लगी। अब उस सख्त मिट्टी में फसल उगाने के लिए किसान को और भी ज्यादा पानी और भी ज्यादा उर्वरक डालना पड़ा। बाप रे, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र बन गया। बिल्कुल। और पानी की बात करें तो क्योंकि इन बीजों को बहुत ज्यादा पानी चाहिए था, इसलिए ट्यूबवेल का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ। भूजल का स्तर इतनी तेजी से नीचे गया कि जो पानी पहले 20 फीट पर था वो 200 फीट नीचे पाताल में चला गया। और सबसे भयावह बात जो इस रिपोर्ट में है, जो रसायन खेतों में डाले गए वे बहकर उसी भूजल में मिल गए। हाँ, पानी जहरीला हो गया। इसका सबसे क्रूर उदाहरण हमें पंजाब में देखने को मिलता है, जिसे कभी भारत का अन्न भंडार कहा जाता था। वहां से एक ट्रेन चलती है जिसे लोग कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली ट्रेन। हाँ, उस ट्रेन में सफर करने वाले ज्यादातर यात्री वे किसान और उनके परिवार हैं जो सालों तक इन जहरीले कीटनाशकों और दूषित पानी के संपर्क में रहने के कारण
कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए। ये एक बहुत ही गंभीर सच है। विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है, जब आप किसी प्राकृतिक इकोसिस्टम में कोई कृत्रिम हस्तक्षेप करते हैं तो उसका एक चेन रिएक्शन होता है। हमने अकाल के संकट को तो हल कर लिया, लेकिन उस समाधान ने ही पर्यावरण और स्वास्थ्य के एक नए संकट को जन्म दे दिया। स्रोत इसे प्रचुरता का संकट या क्राइसिस ऑफ अबंडेंस कहता है। मतलब हमने पेट तो भर लिया, लेकिन उसकी कीमत अपनी ही जमीन और आने वाली पीढ़ियों की सेहत को दांव पर लगा कर चुकाई। बिल्कुल। तक सीमित नहीं था, है ना? नहीं, इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक पहलू भी है। इस क्रांति ने भारत के नक्शे और समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। हाँ, क्षेत्रीय असमानता। एक तरफ वो राज्य थे जिन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया, और दूसरी तरफ वे जो पूरी तरह पीछे छूट गए। सही बात है। अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही इस क्रांति का सबसे ज्यादा असर क्यों दिखा, जबकि पूर्वी भारत, बिहार और उड़ीसा के किसान पूरी तरह अछूते रह गए? इसका कारण फिर से उसी फॉर्मूला 1 ट्रैक वाले उदाहरण में छिपा है। अच्छा। पंजाब और हरियाणा में स्वतंत्रता से पहले ही नहरों और सिंचाई का एक बुनियादी ढांचा मौजूद था। सरकार ने अपना पूरा ध्यान, पैसा और सब्सिडी इन्हीं क्षेत्रों पर केंद्रित कर दिया, क्योंकि वहां से तुरंत परिणाम मिलने की उम्मीद थी। मेक सेंस। दूसरी ओर बिहार या उड़ीसा जैसे राज्य पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर थे। वहां इन प्यासे बीजों को बोना संभव ही नहीं था, इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर एक बहुत गहरी खाई पैदा हो गई। और ये खाई सिर्फ दो राज्यों के बीच नहीं थी। स्रोत के अनुसार ये एक ही गांव के अंदर दो किसानों के बीच भी पैदा हो गई। ये सबसे दर्दनाक हिस्सा है। हाँ, जो बड़े किसान थे, जिनके पास पूंजी थी, उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिए, महंगे बीज और उर्वरक खरीद लिए, उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। लेकिन एक ऐसा किसान जिसके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी, उसके लिए ये क्रांति एक भूल भुलैया बन गई। और यहीं पर हमें कर्ज के जाल को समझना होगा। एक छोटे किसान के पास इन महंगे बीजों और रसायनों को खरीदने के लिए नकद पैसा नहीं था, बैंकों तक उसकी पहुंच नहीं थी, तो वो कहाँ गया? साहूकार के पास। बिल्कुल, वो गया गांव के आड़तिये या साहूकार के पास। साहूकार ने उसे बहुत भारी ब्याज दर पर कर्ज दिया। अब सोचिए, अगर मौसम खराब हो गया या कीड़ा लग गया और फसल बर्बाद हो गई, तो किसान उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो गया। लेकिन सरकार तो एमएसपी दे रही थी ना, उससे बचाव नहीं हुआ? यही तो एमएसपी का एक बहुत बड़ा भ्रम है जो अक्सर टूटता है। एमएसपी का फायदा उसी किसान को मिलता है जिसके पास बेचने के लिए भारी मात्रा में सरप्लस अनाज हो। ओहो, राइट। एक छोटा किसान जो अनाज उगाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा तो उसका परिवार ही खा जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है, उसे शहर की सरकारी मंडी तक ले जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्च इतना ज्यादा होता है कि वो उसे गांव के उसी साहूकार को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। उसी साहूकार को जिससे उसने कर्ज लिया था। हाँ, ये एक पूरा दुष्चक्र है। मतलब तकनीक ने उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन आर्थिक वितरण के मामले में ये छोटे किसान के खिलाफ काम कर रही थी। वो प्रतिस्पर्धा में बड़े किसानों के सामने टिक ही नहीं पाया। और इस चक्रव्यूह के परिणाम हम सब जानते हैं। जब कर्ज का बोझ असहनीय हो गया तो जमीनें बिकने लगी, लोग खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी करने के लिए पलायन करने लगे, और सबसे दुखद, किसानों की आत्महत्याओं का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। ये साबित करता है कि सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ाना ही काफी नहीं है। उस उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है और क्या वो तकनीक समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ है, ये ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। जब हम नीतियों में सामाजिक और आर्थिक असमानता को नजरअंदाज करते हैं तो नई तकनीक सिर्फ एक वर्ग की संपत्ति बनकर रह जाती है। एकदम सही पॉइंट है। और इसी गहरे संकट के एहसास ने पूरी कृषि व्यवस्था को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब पुरानी पटरी पर गाड़ी नहीं चल सकती, और यहां से शुरुआत होती है एक नए बदलाव की, जिसे हम दूसरी हरित क्रांति या स्मार्ट खेती का युग कहते हैं। हाँ, जब ये समझ आ गया कि सिर्फ गेहूं और चावल के पीछे भागने से न तो किसान की आय बढ़ रही है और न ही मिट्टी बच रही है, तो कृषि में एक नया मोड़ आया। ये केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं था, ये एक वैचारिक बदलाव था। बिल्कुल, खेती अब सिर्फ गेहूं चावल से हटकर विविधीकरण की तरफ गई, जैसे बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन और जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसी में एक बहुत अहम हिस्सा है सटीक खेती या प्रिसीजन फार्मिंग का। हाँ, प्रिसीजन फार्मिंग। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, पुरानी तकनीक अंधाधुंध थी। पूरे खेत में एक साथ पानी भर देना या पूरे खेत में एक समान कीटनाशक छिड़क देना। लेकिन अब तकनीक की मदद से हम मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से पौधे की जड़ तक सिर्फ उतना ही पानी पहुंचा रहे हैं जितनी उसे जरूरत है। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई, जो स्रोत में भी झलकती है।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मरीज सालों तक हर छोटी बीमारी के लिए भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स खा रहा हो, हाँ, और जब उसके शरीर के सारे अच्छे बैक्टीरिया मर गए तो वो प्रिसिजन मेडिसिन पे आ गया, जहां सिर्फ उसी सेल या हिस्से का इलाज किया जाए जो बीमार है। ये मेडिसिन वाली एनालॉजी काफी हद तक सटीक है, लेकिन खेती में एक अतिरिक्त पिंच है। वो क्या? इंसान का शरीर एक जैविक इकाई है, जबकि ये खेत के हर एक इंच की मिट्टी का चरित्र अलग-अलग हो सकता है। अच्छा, मतलब एक ही खेत में अलग अलग मिट्टी। बिल्कुल, खेत के एक कोने में नमी ज्यादा हो सकती है और दूसरे कोने में नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। यहीं पर ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असली काम शुरू होता है। आज के उन्नत ड्रोन केवल ऊपर से फोटो नहीं खींचते, वे मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरों से लैस होते हैं जो ये देख सकते हैं कि किस पौधे में क्लोरोफिल की कमी हो रही है, और वो भी इंसान की आंख से उस बीमारी के दिखने से कई दिन पहले। बाप रे, ये तो सच में विज्ञान कथा जैसा लग रहा है ना? एआई उस डेटा को प्रोसेस करके किसान को बताता है कि उससे पूरे 10 एकड़ के खेत में नहीं, बल्कि सिर्फ उस विशिष्ट 10 वर्ग फुट के हिस्से में कीटनाशक डालना है। इससे तो रसायनों का उपयोग भारी मात्रा में कम हो जाता होगा। बहुत कम हो जाता है और लागत भी बचती है। ये तकनीकी रूप से बहुत ही अद्भुत है, और सिर्फ खेतों के अंदर ही नहीं, स्रोत बताता है कि खेतों के बाहर भी डिजिटल तकनीक ने बाजार के पूरे ढांचे को बदल कर रख दिया है। आप ई-कॉमर्स और ई-नाम की बात कर रहे हैं? हाँ, ई-नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसने बीज के बिचौलियों को खत्म करने का जो तंत्र बनाया है, वो समझना बहुत जरूरी है। मतलब मान लीजिए कोई किसान दूर दराज के किसी गांव में अपनी उपज बेचना चाहता है। पहले क्या होता था? वो सिर्फ अपनी स्थानीय मंडी के व्यापारियों पर निर्भर था। बिल्कुल, जो आपस में साठ-गांठ करके कीमतें गिरा देते थे। लेकिन अब ई-नाम के जरिए वो अपने उपज का डिजिटल डेटा और गुणवत्ता का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड कर सकता है। और पूरे देश में बैठा कोई भी व्यापारी, चाहे वो दिल्ली में हो या चेन्नई में, उस उपज के लिए ऑनलाइन बोली लगा सकता है। ये डिजिटल बाजार छोटे किसानों को एक राष्ट्रीय मंच देने का बहुत अच्छा प्रयास है। इस पूरी स्मार्ट एग्रीकल्चर लहर का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो और पुरानी क्रांति के कारण जो पर्यावरणीय विनाश हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। जैविक खेती और सस्टेनेबिलिटी पर जो जोर दिया जा रहा है वो असल में मात्रा से गुणवत्ता की ओर एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी बदलाव है। सुनने में ये सब बहुत शानदार लगता है। आसमान से ड्रोन मिट्टी का इलाज कर रहे हैं, एआई पौधों की भाषा समझ रहा है, लेकिन एक और लेकिन। हाँ, जब हम इस आधुनिक डिजिटल कृषि की गहराई में जाते हैं तो रिपोर्ट के अनुसार एक चिंताजनक पैटर्न उभरने लगता है, और ये पैटर्न हमें वापस 60 के दशक की उन गलतियों की याद दिलाता है। आप डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये स्मार्टफोन, ये लैपटॉप, ये उन्नत डेटा एनालिटिक्स और ड्रोन सच में उस किसान के हाथ में हैं जिसके पास बमुश्किल 2 एकड़ जमीन है? नहीं है। क्या ग्रामीण भारत में वो डिजिटल साक्षरता है कि एक आम किसान इन जटिल एआई एल्गोरिदम को समझ सके? ये आधुनिक कृषि की सबसे बड़ी और शायद सबसे कड़वी विडंबना है। देखिए, तकनीक अपने आप में कभी भी तटस्थ नहीं होती है। जब भी कोई नई तकनीक आती है वो स्वाभाविक रूप से उसी वर्ग का सबसे ज्यादा फायदा करती है जिसके पास उसे खरीदने, समझने और उसका उपयोग करने की आर्थिक क्षमता होती है। सही बात है। आज एक उन्नत कृषि ड्रोन की कीमत लाखों में है। एक छोटा किसान जो पहले ही कर्ज में डूबा है वो इसे कैसे खरीदेगा? असंभव है उसके लिए। बड़े और धनी किसान इन डिजिटल उपकरणों का फायदा उठाकर अपनी उपज और मुनाफा और बढ़ा रहे हैं, जबकि छोटा किसान आज भी मौसम की मार झेल रहा है। डिजिटल डिवाइड ने उस पुरानी सामाजिक खाई को पाटने की बजाय उसे और चौड़ा कर दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस रहे हैं? 60 के दशक में महंगे बीजों और रसायनों ने छोटे किसानों को कर्ज के फंदे में फंसाया था। हाँ। और आज ये पेटेंटेड जीएम बीज, महंगे एआई सॉफ्टवेयर और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम उन्हें फिर से उसी हाशिए पर धकेल रहे हैं। तकनीक का चेहरा जरूर बदल गया है, मशीनें स्मार्ट हो गई हैं, लेकिन खेल के नियम और उसका नियंत्रण आज भी चंद हाथों में ही सिमटता जा रहा है। और कॉर्पोरेट नियंत्रण का ये पहलू सबसे ज्यादा विचार करने योग्य है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब सिर्फ बीज नहीं बेच रही हैं, वे एक पूरा इकोसिस्टम बेच रही हैं। मतलब वे ऐसा बीज देती हैं जो सिर्फ उन्हीं के बनाए खास कीटनाशक के साथ काम करेगा और उस खेत का डेटा भी सीधे उसी कंपनी के सर्वर पर जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे टेक कंपनियां स्मार्टफोन यूजर्स को अपने इकोसिस्टम में लॉक कर देती हैं। बिल्कुल वही मॉडल है। ये क्वांटिटी से सस्टेनेबिलिटी की ओर जाने का एक जरूरी प्रयास है।
इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर इस नई तकनीक का लोकतंत्रीकरण नहीं हुआ, अगर इसे सार्वजनिक नीतियों के जरिए सबसे गरीब किसान की पहुंच में नहीं लाया गया, तो हम बस एक नई तरह की कॉरपोरेट गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही डरावना सच है। अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को एक साथ समेटने की कोशिश करें तो ये एक बेहद उतार चढ़ाव भरी कहानी है। हाँ। ये यात्रा अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद से शुरू हुई थी, जहां हम पूरी तरह मानसून के रहमो करम पर थे। फिर आई पहली हरित क्रांति, जिसने विज्ञान के बल पर प्रचुरता का दौर ला दिया। देश के गोदाम भर गए। लेकिन फिर हमने उस प्रचुरता की भारी कीमत चुकाई। हाँ, एक पर्यावरणीय और सामाजिक संकट के रूप में। मिट्टी बंजर हुई, पानी जहरीला हुआ और छोटे किसान कर्ज में डूब गए। और आज हम कहाँ हैं? अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। भविष्य का रास्ता केवल अंधे होकर उत्पादन बढ़ाने में नहीं है, बल्कि तकनीक, प्रकृति और समाज के सबसे निचले तबके के बीच एक स्थायी और न्यायपूर्ण संतुलन बनाने में है। बिल्कुल। और यह समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केवल खेतों का या किसानों का मुद्दा नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा है। हमारी थाली में आने वाला हर निवाला, हमारे भोजन का पोषण और हमारे पर्यावरण का भविष्य, ये सब इस बात से तय होगा कि आज खेत में खड़ा किसान इन नई तकनीकों का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। सही बात है। और क्या वो खुद आर्थिक रूप से सुरक्षित है या एक नए तकनीकी कर्ज के जाल में उलझता जा रहा है। इस पूरी चर्चा ने खेती को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। मतलब चीजें इतनी सीधी नहीं है जितनी बाहर से दिखती हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार कौंध रहा है। वो क्या? आधुनिक कृषि का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि मतलब सोचिए, आज इंसान के पास अंतरिक्ष में बैठे सैटेलाइट से जमीन पर मौजूद किसी खेत के एक अकेले पत्ते पर लगी बीमारी को पकड़ने की सटीक तकनीक मौजूद है। हाँ, बिल्कुल है। आसमान से उस पत्ते का इलाज किया जा सकता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या आज भी कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा कोई तंत्र मौजूद है जो ये 100% सुनिश्चित कर सके कि उस खेत में दिन भर पसीना बहाने वाला किसान रात को भूखे पेट ना सोए? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। इस विरोधाभास पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस डीप डाइव ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा। अगली बार तक के लिए कीप डाइविंग डीप।